हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हमारा जो चैप्टर संकट मोचन सीरीज में चल रहा था वो चैप्टर नंबर 4 और मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में हमने एक वीडियो आपको बना दी थी और मैं सोचता हूँ आपने वो देखी होगी और आपको बेनिफिशियल रही होगी। तो आज की हमारी जो वीडियो है चैप्टर नंबर 4 की वो है बेटा सेकंड वीडियो। तो सेकंड वीडियो का पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपसे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर के कारण आपसे पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर जो है वो क्या होगा, वो आपको देखना है। आपको पता है बेटा कि इनफाइनाइट लेंथ में हमने क्या बताया था आपको, ठीक है। तो इनफाइनाइट लेंथ से आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया है कि इनफाइनाइट लेंथ का मतलब होता है बेटा कि इसके जो डायमीटर जो है या इसके जो कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट ही होगा। तो हम ये देखते हैं कि किसी एक चीज़ के पैरामीटर दूसरे के कंपैरिजन में यदि बहुत ज़्यादा हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट P, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फाइनाइट लेंथ के कारण क्या होता है, फाइनाइट के कारण होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, या जो भी डिस्टेंस है r मान लें r, और ये होता था बेटा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। लेकिन इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर में हम देखते हैं यहाँ पर कि जो फाई 1 और फाई 2 जो होते हैं बेटा, फाई 1 और फाई 2 ये कितने होते हैं बेटा, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फाई 1 जो है और जो फाई 2 है वो 90 डिग्री के होंगे। तो इस कंडीशन में b की वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है और साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यदि ऑप्शन में ऐसा है तो ठीक है, यदि नहीं है तो ये 2 से क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो b इक्वल टू कितना म्यू नॉट आई अपॉन कितना बेटा 2 पाई r। क्लियर बेटा तक। तो ये आज का पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलता है बेटा, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको वैसे लास्ट वीडियो में बताया भी था, ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है Q जो कि मूव कर रहा है किससे बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। किससे बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। किसमें बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। ये मैंने आपको बताया भी था क्वेश्चन नंबर 2 कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसा बोलते हैं, और यहाँ पर बोल रहा है कि कोई एक चार्ज Q है और ये चार्ज Q मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में V वेलोसिटी से क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना होगा। तो आपको वैसे बताया भी था और आपको याद भी होगा, तो मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। कि जब कोई वायर ठीक है, तो जब कोई, हम ऐसा बोल सकते हैं कंडक्टिंग वायर में बोल सकते हैं, या फिर हम कोई चार्ज के लिए हम बोल सकते हैं, तो जब कोई चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, तो उस कंडीशन में थीटा 0 होता है बेटा। मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है कि कितना होता है, Q V क्रॉस B होता है, ये आपको पता है। तो ये कितना होगा, Q V B साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होता है बेटा, V और B के बीच का एंगल होता है, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो कंडीशन से यहाँ पर आप देख रहे हो, ये भी एक्स एक्सिस में है और ये भी एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। और जब थीटा 0 होगा तो मैग्नेटिक फोर्स हम देखें Q V B साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0, तो मैग्नेटिक फोर्स भी कितना होगा बेटा, 0 होगा।
क्लियर यहाँ तक? तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होगी, ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जब भी आपसे ये बोल दे कि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर बेटा यहाँ तक? अगला क्वेश्चन हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा, थर्ड, लॉरेंट फोर्स आपसे पूछ सकता है कि लॉरेंट फोर्स क्या होता है बेटा। लॉरेंट फोर्स पूछ सकता है कि लॉरेंट फोर्स क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि लॉरेंट फोर्स जो है ना वो कॉम्बिनेशन होता है किस किस का? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम बोलते हैं बेटा लॉरेंट फोर्स। तो ये क्या होता है? लॉरेंट फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई क्या होगा बेटा? वेक्टर सम। इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता है कितना होता है? QE। मैग्नेटिक फोर्स मैंने अभी अभी बताया आपको, QV क्रॉस B। क्लियर? तो यहां से हम देखें तो Q कॉमन ले सकते हैं, कितना? E प्लस V क्रॉस B। ये क्या बेटा? मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो लॉरेंट फोर्स। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम यदि देखें तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये बोल सकता है कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर के कारण या करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फोर्स बताना है आपको। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये होता है बेटा F इज इक्वल टू I L क्रॉस B। L क्रॉस B होता है, या फिर हम इसका आंसर लिख सकते हैं F I L B साइन थीटा। मैग्नीट्यूड यदि देखें तो L क्रॉस B जो होगा वो कितना होगा? L B साइन थीटा। ठीक है? लॉरेंट फोर्स आपसे पूछ सकता है या आपसे पूछ सकता है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना होगा। ठीक है? कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? I L क्रॉस B होती है। ठीक है बेटा? ये चीज आपको क्या करनी है बेटा? ध्यान रखनी है। अगला हम यदि हम देखें यहाँ पर तो अगला हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंडीशंस यहाँ पर आती है, ये वर्ड है बेटा, एक है आइडियल अमीटर। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में भी बता रहा था। आइडियल अमीटर है और एक है आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर। तो आइडियल अमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना है आपको। आइडियल अमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा? 0 होता है। और आइडियल वोल्ट मीटर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। कितना होता है बेटा? इनफाइनाइट। क्लियर है तक? आइडियल वोल्ट मीटर जो होगा उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और आइडियल अमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा? 0 होता है। ध्यान रखना है ये आपको। इसके बाद में बेटा आपको यूनिट जो है, एक यूनिट है जिसकी म्यू नॉट की, वो मैं बायो सावर्ट लॉ से आपको बता सकता हूं कि जो बायो सावर्ट लॉ बिल्कुल पूछा जाएगा, आपको पूछा जा सकता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो सावर्ट लॉ। ठीक है? तो आपसे बायो सावर्ट लॉ डिफाइन पूछ सकता है या इसका वेक्टर फॉर्म पूछ सकता है। यहां से मैं एक यूनिट बताऊंगा म्यू नॉट, जो कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी होगी इन फ्री स्पेस, उसकी यूनिट पूछ सकता है या उसकी डायमेंशन पूछ सकता है। तो इतने पैरामीटर्स और हम बताएंगे यहाँ पर कि कंडीशंस जो है वो क्या हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बायो सावर्ट लॉ की यदि हम बात कर लें, बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ क्या कहते हैं? बायो सावर्ट लॉ ये कोई कंडक्टिंग वायर है जिसमें हम कोई करंट फ्लो करा रहे हैं I। तो बायो सावर्ट लॉ ने क्या किया? बायो सावर्ट लॉ ने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी एक पॉइंट पर क्या किया? फाइंड आउट किया, और किसका? स्मॉल एलिमेंट का। ठीक है? तो इस कंडक्टिंग वायर में उसने क्या किया? एक एलिमेंट लिया जो कितना बेटा? DL है, और यहां से कितना डिस्टेंस? R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये एंगल कितना था बेटा? थीटा। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द बायो सावर्ट लॉ
मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। तो बेटा एलिमेंट जो है वो कितना है, dl है। तो ड्यू टू दिस एलिमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P तो छोटा होगा बेटा। तो dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा फ्लोइंग करंट के, पहला पॉइंट। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा स्मॉल एलिमेंट यानी dl के। थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ठीक है, किसके बेटा, dl और r के बीच का जो एंगल है उसके साइन के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोबारा से देखें, अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड I के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, dl के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, r स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनको हम कंबाइन करते हैं और इनको हम कंबाइन करके dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन कितना, r स्क्वायर। आपको पता है बेटा कि हम जो है इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट जो है वो क्या है बेटा, देखो तो यहां पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन कितना बेटा, r स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है। म्यू नॉट जो है वो क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस है बेटा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। यूनिट अभी हम देखें कि यूनिट क्या होगी। पहले आप देखो बेटा यूनिट मैं कैसे बताऊंगा इसकी। यूनिट के लिए पहले आप फॉर्मूला बना लें म्यू नॉट का। देखो म्यू नॉट का फॉर्मूला कितना होगा, डिस्टेंस 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होगी, ये r स्क्वायर इधर चलेगा तो कितना होगा, dB इंटू r स्क्वायर I इंटू dl, क्योंकि साइन थीटा है, थीटा यानी एंगल या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनकी कोई यूनिट्स नहीं होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आपको पता है टेस्ला होती है, ठीक है। तो टेस्ला इंटू r डिस्टेंस है, मीटर का स्क्वायर, I करंट है, एम्पियर, dl लेंथ है, मीटर। तो एक मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, एक तो यूनिट ही हो गई, ठीक है। हो सकता है आपको ये यूनिट ऑप्शन में ना मिले क्योंकि डायमेंशंस के लिए तो हमें देखनी पड़ेगी। डायमेंशंस के लिए भी आप देखें तो डायमेंशंस हम टेस्ला से नहीं निकाल सकते। आगे हम देखें बेटा कि इसको कैसे देख सकते हैं। आपको मैंने अभी भी बताया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना होता है, QVB होता है। तो यहाँ से मैं B की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, F/QV। ये आपको ध्यान रखना है, यूनिट यदि आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको इस तरह से देखना है डायमेंशंस के लिए। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस B की जगह F/QV लिख सकते हैं, r स्क्वायर अपॉन I dl, ओके। यहाँ से आप देख सकते हो, देखो फोर्स कितना है, न्यूटन है, मीटर का स्क्वायर, चार्ज आपको पता है कितना होता है, कूलाम होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है, I क्या है बेटा, करंट है, एम्पियर हो गया, और dl कितना बेटा, लेंथ है, मीटर हो गया। दोबारा से देखो, फोर्स न्यूटन हो गया, डिस्टेंस मीटर है तो स्क्वायर है, स्क्वायर, चार्ज कूलाम है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, I करंट है, एम्पियर, dl लेंथ है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, मीटर का स्क्वायर, क्लियर बेटा यहाँ तक। तो यहाँ पर देखो बेटा न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलाम इंटू एम्पियर, ये भी मिल सकता है आपको, न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलाम इंटू एम्पियर। एक बार मैं आप देख रहा था कि एक मॉडल पेपर ऐसा दे रखा है कि वहां पर ये भी यूनिट नहीं है, ये भी यूनिट नहीं है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पर नन ऑप्शन यदि होता है तो दिक्कत आ जाती है। तो देखो यहाँ पर हम और क्या यूनिट बना सकते हैं इसकी।
आई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन टी। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो यहाँ हम देखें यहाँ पर कि ये जो है आई को हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम पर सेकंड भी लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देखें कि सेकंड अपॉन कूलाम है, तो सेकंड अपॉन कूलाम होगा तो ये एम्पियर है बेटा। तो सेकंड अपॉन कूलाम है तो ये फ्लिप हो जाएगा, एम्पियर 1 अपॉन एम्पियर बन जाएगा। तो सेकंड अपॉन कूलाम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एम्पियर लिख सकते हैं। जैसे ही मैं 1 अपॉन एम्पियर लिखूंगा तो ये न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है। तो देखो इधर कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको फ्लिप कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लिप करूंगा तो 1 अपॉन एम्पियर इक्वल टू सेकेंड अपॉन कूलाम। तो सेकेंड अपॉन कूलाम की जगह 1 अपॉन एम्पियर डालेंगे तो एम्पियर का स्क्वायर होगा। तो ये यूनिट दे रखी थी। तो ध्यान रखना है कि यूनिट और डायमेंशंस जो है वो इतना बेस है, इतना बेसिक है, आपको पूरा फॉर्मूलों को जोड़कर तोड़कर बनाने हैं जिससे कि यूनिट जो दे रखी है वो हमारा प्रॉपर वे में आ सके। अब हम डायमेंशंस देख सकते हैं इसकी। तो देखो डायमेंशंस की यदि हम बात करें तो देखो न्यूटन की तो आपको पता है, फोर्स होता है कितना होगा, mL/T-2। एम्पियर ए होता है k², कितना हो जाएगा ये, mL/T-2 तो ये क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। मैंने आपको यूनिट भी बताई और मैंने आपको डायमेंशन भी बताया बेटा। क्लियर बेटा आता। तो ये कंडीशंस जो है वो आपको देखना है बेटा कि कंडीशंस जो है वो क्या है। क्लियर। आज मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ, कल मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं और यहाँ पर डेरिवेशंस मैं आपको कम ही कराऊंगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। वैसे तो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यदि आपको कोई डेरिवेशन समझना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें जिससे कि वो मैं डेरिवेशन आपको समझा सकूँ। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।